नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे आज हम पुनः हाजिर हैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन को लेकर। ब्लाइंड स्पॉट्स, नॉलेज गैप, ऐसी चीजें जो कुछ लोगों के लिए ऑब्वियस है लेकिन कुछ लोग उसको मिस करते रहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स के रिगार्डिंग थोड़ा और हम डॉक्टर गगन से पहले सुन लेंगे। डॉक्टर गगन। हाँ जी। मुझे लगता है कि जो चीजों का हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये चीज आउटडेट है ना, उसके बारे में बोलना बड़ा इजी है कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस थी। जी। लेकिन अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट या इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट के बारे में हम पूरी तरह से जागरूक नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा था डॉक्टर नवजोत सिद्धू के केस में कि उन्होंने बोल दिया कि मैं इससे ठीक हुआ हूं। तो आंसर क्या आया कि इनफ एविडेंसेस नहीं है। कहना चाहिए था कि हमें इनफ एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहिए। हम्म। फिर हमें देखना चाहिए कि ये कितना हेल्पफुल है जो उन्होंने बोला है। रॉ फूड खाते हैं वो, कुछ उन्होंने हर्ब्स की बात की है, कुछ उन्होंने टर्मरिक जो कि हम भी मानते हैं कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। ले, लेकिन सीधा उसको नकार देना वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। रिसर्च के ऊपर ना जाना, हम बच रहे हैं कहीं ना कहीं उस चीज से। जब हम उसी चीज को फॉलो करते जा रहे हैं हम्म। ना। गलीलियो को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं थी, नहीं तो। तो यहाँ पर तो एक्टिविस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये जो हेल्थ फील्ड है दैट इज मोटिव प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री। तो चूंकि वैसे रिसर्च में जहाँ से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं बनता है उसके लिए फंडिंग नहीं है, उसके लिए इंटरेस्टेड रिसर्चर्स नहीं है, है ना। तो वो भी एक चैलेंज है ना। बिल्कुल। तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, बल्कि दे आर डेडिकेटेड बुक लिटरेचर बाय एमडी डॉक्टर मार्टी मकारी। मेडिसिन में क्या गलतियां हो रही हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है। तो फेमस मिस्टेक्स ब्लंडर्स में एक एग्जांपल है। एक हंगरी के एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस फिजिशियन का, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चों में फीवर हो रहा है, अगर डॉक्टर हैंड वॉश प्रॉपर करना शुरू कर दें तो प्रोग्नोसिस कैन बी इम्प्रूव्ड। इवन दैट्स कैन बी प्रिवेंटेड। उस टाइम पे हॉस्पिटल मोर्टेलिटी वाज मोर देन द इन द कम्युनिटी। अगर लोग इलनेस की वजह से हॉस्पिटल में आ जाते थे तो वहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू कम्युनिटी। तो ये डॉक्टर इग्नाज सेमलविश जो है, लुईस पास्चर जो जर्म थ्योरी आई उससे पहले के ये डॉक्टर हैं। तो उस समय समहाउ उनकी कंसेप्ट, उनके थ्योरी को उनके पीयर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यह तो वेल डिफाइंड है। कोरोना के टाइम पे तो हैंड वॉश इतना ज़्यादा, है ना, पॉपुलर हुआ। और अब मेडिकल सिस्टम में ये स्टैब्लिश प्रैक्टिस है ना? जब हम मल्टीपल स्टिमुलस आते हैं बार बार, रिसर्चर्स कहते रहते हैं, तब फिर हम मान लेते हैं। लेकिन जब ये पहली बार जब आया, पहली बार कोई कंसेप्ट जब आता है तो इस्टेब्लिशमेंट उसका काफ़ी अपोज करता है। उनको पागल खाने में डाल दिया जाता है। हाँ। डॉक्टर इग्नाज सेमलविस की डेथ जो है वो इंसेन एसाइलम में हुई। इट्स वेरी ट्रेजिक। तो उनका जुनून। और मैं ब्लाइंड स्पॉट की बात करूं तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उससे डॉक्टर गगन बताइएगा कि वो कितना सच है, वो सच है कि नहीं। योर हेल्थ इज डिसाइडेड बाय योर जीन। अ, हाँ, आज की डेट में मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यही आप 2006 इवन 12 तक भी बोलें, मैंने आपकी बात के ऊपर टिक करके 100% मार्क्स देने थे। वैसे ये इसको जिसको प्रॉपर बोलते हैं इपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स को।
इन्वायरमेंट डिसाइड्स फिनोटाइप, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। जेनेटिक्स क्लास को थोड़ा हम याद करें डॉक्टर गगन, तो जियोटाइप है और फिनोटाइप है। फिनोटाइप। जियोटाइप इज द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन, फिनोटाइप इज द एक्सप्रेशन, द इफेक्ट ऑफ जीन। तो बिल्कुल। फिनोटाइप कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द जीनोटाइप, बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, है ना। इपिजेनेटिक्स का साइंस ये कहता है। सो जीन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसको जो एक बुक है बाय नोबेल लॉरेट एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, टीलोमियर इफेक्ट, उसमें उसको इस तरह से लिखा है उन्होंने कि जीन्स आर बुलेट बट इन्वायरमेंट इज द ट्रिगरिंग फैक्टर। अगर बुलेट रहे भी, अगर हम उसे ट्रिगर नहीं करें, अगर हम वैसा इन्वायरमेंट उसका चेंज कर दें, है ना, और तो जीन, कैंसर जीन या किसी भी डिजीज के जीन रहते हुए भी उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ हेल्थ पर आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाय चेंजिंग इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में हमारे माइंड का भी रोल है, हमारा परसेप्शन। हम स्ट्रेस को, हम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को कितना अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अगर कोई मेंटली, अगर बहुत पॉजिटिव है, मेंटली वो स्ट्रांग है ना, मेंटली वो जॉयफुल है, पीसफुल है, तो उसके शरीर के जीन, और एक कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, निगेटिविटी में है, उसके शरीर के जीन अलग अलग ढंग से बिहेव करेंगे। और रिसर्चर्स रिसर्च पे लगे रहते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विन्स में भी ये रिसर्च भविष्य में होगा, है ना। अभी कुछ सम महीने पहले डाइट के रिगार्डिंग आइडेंटिकल ट्विन्स में स्टडी हुई। हम्म। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, जो यह तो सुपीरियर है हर एक हेल्थ कंडीशन में। हार्ट हेल्थ की कंडीशन में तो ये सबसे ज़्यादा रिसर्च इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं कि शाकाहारी भोजन, जिसको आम भाषा में शाकाहारी भोजन बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर इसके टर्म है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। होल फूड और शाकाहार में क्या अंतर हो जाता है? जब हम होल फूड की बात करते हैं, इट इज अनप्रोसेस्ड फूड। अगर हम फूड को हमने प्रोसेस किया, तो उसका फिर वो जो न्यूट्रिशन इफेक्ट है वो कम हो जाता है ना। तो शाकाहार, चाहे वो शाकाहारी ही हो, लेकिन आप पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो शाकाहार का फायदा आपको नहीं मिल रहा है ना। शाकाहार का फायदा आपको तब मिल रहा है जब आप सब्जियां खा रहे हैं, जब आप फल खा रहे हैं ना। अनप्रोसेस्ड। तो ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जो है ज़्यादा बेहतर टर्म है वैसे। क्योंकि साइंटिफिक टर्म है, तो अभी थोड़ा कॉमन मैन को एक्सेप्ट करने में, उसको ग्रास्प करने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। कॉमन मैन शाकाहार पे जाया जाता है। तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के एविडेंस हार्ट हेल्थ के मामले में तो पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कितने कार्डियोलॉजिस्ट अपने पेशेंट से डाइट की, न्यूट्रिशन की बात करते हैं? ये एक विचारणीय पहलू है। यहाँ पर अगर कोई कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हो, तो अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करने में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप हैंड रेज करके आप बता सकते हैं कि क्या आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपसे डाइट के बारे में पूछा था, आपके परिवार में। हो डॉक्टर सकता है चलिए हमारे आप यहाँ ही पे बोलिए। प्रैक्टिस शुरू भी हो गई हो, लेकिन हमें ना पता हो। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई है। हाँ, नहीं ये हुई है हम लेकिन। तो इसी सोसाइटी में हैं, पेशेंट तो मिलते जुलते ही रहते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना। हम तो सभी पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि आप, पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप लोग डिस्कस कीजिए। मतलब सभी को है कि हम होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के महत्व को समझें, है ना। अ, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है जो मोस्ट डॉक्टर्स आर नॉट अवेयर, मोस्ट डॉक्टर्स आर नॉट कॉन्टम्पलेटिंग। डाइट और न्यूट्रिशन बहुत नीचे होता है डिस्कशन के मामले में, हम पूछते ही नहीं। हाइपरटेंशन के लिए एस इनहिबिटर नंबर 1 पे, अ, सेकंड नंबर पे ये ड्रग, थर्ड नंबर पे ये ड्रग, ये ड्रग।
बस मेडिकल ट्रीटमेंट, बस मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बस दवाओं से ही हम हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसा तो है नहीं। और क्या ब्लाइंड स्पॉट है? कोई बोलना चाहे, अगर बताना चाहे तो बात कर सकते हैं। डॉक्टर राम, आप क्या जंप इन करना चाहेंगे डिस्कशन में रिलेटेड टू ब्लाइंड स्पॉट? और टाइम टाइम नहीं देते हैं डॉक्टर लोग। हाँ, डॉक्टर टाइम नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, समझो 15 मिनट या 20 मिनट डॉक्टर पेशेंट का इंटरव्यू और ट्रीटमेंट के लिए है, उसमें 15 मिनट तो ट्रीटमेंट पार्ट होता है, या लास्ट 2-3 मिनट में सिर्फ बोलते हैं कि ठंडा खट्टा मत खाना, डायबिटीज होगा तो थोड़ा वॉकिंग करना और शुगर अवॉइड करना, तेल कम करना। ये 3 वर्ड में तेल क्या है, शुगर क्या है, उसका डिटेल्स बिल्कुल बताते नहीं है, तो पेशेंट को समझेगा क्या। हाँ। हम जब भी मेडिकल स्कूल में थे 45 ईयर्स पहले, तो तभी हमारे सर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते थे और कहते थे ए पार्ट इज ट्रीटमेंट, एलोपैथी सिंपैथी हेम्पैथी होम्योपैथी जो भी हो, बी पार्ट इज प्रिवेंशन, एंड सी पार्ट इज डाइट। और उन्होंने कहा, मुझे याद है डॉक्टर राममूर्ति कर, उन्होंने कहा कि when food is wrong medicine is of no use, when food is right medicine is of no need, भगवत गीता में कहते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि फूड इतना इम्पोर्टेंट है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, इसके बारे में हम तो बात ही नहीं करते, चर्चा ही नहीं करते। एंड उन्होंने कहा कि ये ट्रायंगल को ऊपर 33%, प्रिवेंशन 33% एंड डाइट 33%, एंड बीच में 1% आपका, आपके ऊपर है, सब कुछ निर्भर है। तो ये जो राइट साइड का 33 और लेफ्ट साइड का प्रिवेंशन, बात करने के लिए टाइम ही नहीं। बट आज के तारीख में ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मेडिसिन के लिए। थैंक यू। यस। तो बहुत कुछ हमें प्रैक्टिसेस बदलने की जरूरत है, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने अंडरस्टैंडिंग को। ब्लाइंड स्पॉट्स तो हैं, नॉलेज गैप वेल इस्टेब्लिश्ड फिनोमेना है, लेकिन फिर भी हम उस पर समय बहुत कम देते हैं डॉक्टर। ट्रीटमेंट पार्ट, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट पार्ट है, उसमें ही ज़्यादा जाता है। लाइफ स्टाइल, डाइट, ये नहीं जाता। और चलिए ठीक, फिर भी लाइफ स्टाइल में डाइट बहुत थोड़ा सा, चलिए एक सेंटेंस तो आ रहा है, खट्टा मीठा मत खाओ। लेकिन जो लाइफ स्टाइल में जो दूसरा फैक्टर है, स्ट्रेस, वो तो बिल्कुल ही नहीं आता। कि आपके प्रोफेशन में या आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए क्या मेजर हो सकते हैं, वो हम बिल्कुल किनारे रखते हैं। वो योगा वाले जाने। डी स्ट्रेस करना योगा वालों का काम है। डॉक्टर्स थोड़े ना इतने पढ़े हो लिखने के बाद स्ट्रेस की बात करते रहेंगे। इवन ऐसा। डॉक्टर रंजन, मैं बात करना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने डॉक्टरी प्रोफेशन नंबर 1 पे चूज करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल जॉब है। हमारे यहाँ पे आज भी हम कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, लेकिन वहां पे नंबर 1 पे आप इंटेलिजेंट हो नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसफुल है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टाइमिंग डिफाइंड नहीं है जॉब के। ये दो कारणों के कारण उनका प्रेफरेंसेस फॉर कमिंग डॉक्टर नीचे जा रहा है। जो फिर से सोचने लायक है कि हमें क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए डॉक्टर्स को, उनके टाइमिंग स्टिपुलेट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जो अभी भी इवन 36 टू 72 आवर्स तक की शिफ्ट हमारे अभी भी चल रही है। ये तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है कि 48 आवर्स का रूल है ना। हम्म। ना, यहाँ पर तो अलग रूल होने चाहिए, जो मेडिकल बॉडी जो डिसाइड करे कितने का रूल, कितने आवर्स का रूल हो। और रूल रखने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लेवल पे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है नहीं। ना। स्ट्रेस तो मेडिकल फिजिशियन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है, और हम उसे एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा है। तो मेडिकल प्रैक्टिसेस के जो इल है, मेडिकल प्रैक्टिसेस में जो इम्प्रूवमेंट लाने हैं, वो मेडिकल डॉक्टर्स को ही लीड लेना पड़ेगा। कोई बाहर कोई पर्सन, कोई दूसरे प्रोफेशन का पर्सन तो करेगा नहीं। नहीं करेगा। उनको तो लहर
कि इनसे जितना बेनिफिट ले सके ले लीजिए। हमें ही डॉक्टर्स को ही थोड़ा जागना पड़ेगा। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ, उसी के लिए एक प्रयास है कि हम थोड़ा अपने जीवन में थोड़ा कॉन्शियस हों। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन की बात हो रही थी, तो लाइफ स्टाइल एज ए मेडिसिन बुक भी एक बहुत अच्छी आई है। ISLM, इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफ स्टाइल मेडिसिन, CMC वेल्लोर, EHPI और लॉन्गेविटी इंडिया, ये चार इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेटिव एफर्ट में। तो इस लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन पे एक प्लेटफॉर्म है PMC हिंदी हेल्थ, जिसपे जिसको ऊपर मैंने लीड करने की कोशिश करी है। और 12 चैप्टर लाइफ स्टाइल एज मेडिसिन में 12 चैप्टर्स हैं, और अलग अलग 12 डॉक्टर के साथ। मतलब एक डॉक्टर बस रिपीट हुई हैं, डॉक्टर विनीता सिंह, उसके अलावा हर एक चैप्टर में अलग अलग रहे हैं। तो आप जिनको लाइफ स्टाइल मेडिसिन में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आप ये देखिएगा PMC हिंदी हेल्थ पे लाइफ स्टाइल मेडिसिन का। प्लस हम पढ़ कर हम ज़्यादा समझ में आते हैं। मेडिकल बुक्स का जो राइटिंग स्टाइल होता है, आपको याद होगा डॉक्टर गगन हैरिसन बुक्स को कितने डॉक्टर्स ने मिलकर लिखा था? सर लिस्ट कितने तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, मैंने तो एक बार काउंट किया, जितने अच्छा। सारे डॉक्टर्स के नाम है, नियर अबाउट 300 डॉक्टर्स। तो मेडिकल के फील्ड में कलेक्टिव ओपिनियन मैटर करता है ना। कोई एक डॉक्टर क्या कह रहा है उसका मैटर नहीं करता है। पीयर रिव्यूड, हम ना इसको जर्नल में कहते हैं पीयर रिव्यूड। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन का जो लिटरेचर है, इसमें भी हर एक चैप्टर में दो एक्सपर्ट ऑथर हैं। मतलब जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है, अब उसको तो डाइटिशियन ही लिखेंगी, है ना। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा कनेक्टेड हैं टॉपिक पे। तो 24 डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट हैं इस बुक के ऑथर के रूप में। तो लाइफ स्टाइल मेडिसिन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया जा रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हाँ, एक एक डॉक्टर ने कहा कि हाँ, हमें अपने स्ट्रेस को कम करना चाहिए, है ना। स्ट्रेस के जैसा ये बीपी नापने के लिए स्विमो मैनोमीटर होता है, बीपी की मशीन होती है। अगर हम कभी स्ट्रेस मेजरिंग स्केल अगर हम प्रॉपर डेवलप कर लें ना, प्रॉपर अगर प्रैक्टिस में आ जाए, तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस के लिए हम करेंगे। लेकिन अभी मतलब जो स्ट्रेस स्केल है, बस वो रिसर्च के लेवल पे होता है कि हम देयर आर इमोशन थर्मामीटर ना, हम इमोशन को मेजर कर सकते हैं, इमोशन को मेजर करें। लेकिन ये अभी रिसर्च के लेवल पे ही है, कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। तो स्ट्रेस की बात स्ट्रेस आई तो ये अंडरस्कोर हो जाता है। हम्म तो स्ट्रेस की बात आई है तो पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि हम अंडर स्ट्रेस हैं, जबकि उसके जो रिपरकशंस हैं वो सामने आ रही हैं। 20% डॉक्टर्स ओबीज है, 52 डायबिटिक है परसेंट, आपके आधे डॉक्टर्स डायबिटिक हैं। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन आपकी हाइपरटेंसिव है, रिपरकशंस आ रहे हैं आपके पास, पता चल रहा है, तो आप सफर कर रहे हो। हाँ, तो यहीं पर कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, डॉक्टर के सामने नहीं बोलते, बस पीछे बोलते हैं कि जो डॉक्टर खुद ही हेल्दी नहीं है, वो कैसे इलाज करेगा, वो कैसे पेशेंट को ठीक करेगा, है ना। हाँ, सामने नहीं बोलते, वो सामने तो डॉक्टर जो है वो बहुत भगवान होता है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो उसके सामने कैसे कुछ बोल सकते हैं। फिर तो डॉक्टर के सामने तो डॉक्टर जो बोलता है मोस्टली बस सुनते हैं। हाँ, कभी कभी कोई थोड़ा भनका हुआ हो, थोड़ा गुस्से में हो, कुछ कंफ्लिक्ट हो जाए हॉस्पिटल में, तो अलग बात है। तो डॉक्टर पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते रहते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में। ये तो पूरे भारत का न्यूज़ हम सुनते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन गैप। क्या? जब राइट टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन देना है, आप अपने आप को मतलब, ठीक है, डॉक्टर आर बिजी है, हर गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में वर्कलोड है। तो लेकिन फिर भी जब पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना है, कम्युनिकेशन देना है, तो वो हमेशा प्रॉपर होता नहीं है। सर्जरी डिपार्टमेंट में जब मैं पोस्टेड हूँ, तो जब कंसेंट लेना होता है ना, बहुत जल्दी में वो प्रोसीजर किया जाता है ना। इन्फॉर्म डिसीजन पेशेंट को उसके लैंग्वेज में
जो है कम्युनिकेट करके फिर इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा एजुकेशन लेवल भी सोसाइटी में बहुतों का पुअर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पुअर है, तो ये भी एक दिक्कत है। लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, वो प्रैक्टिसेस में हर जगह पे नहीं है। यहाँ साइन पे लिया जाता है लेकिन जल्दबाजी में लिया जाता है। यहाँ पे लैंग्वेज भी आ जाती है सर, ब्लाइंड स्पॉट। यस। हमें जिस जो बताया जाता है, हमारे पास जो लैंग्वेज है वो पेशेंट के पास है ही नहीं, वो ब्लाइंड स्पॉट है। यस। और बहुत बार पेशेंट की लैंग्वेज हमारे पास नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट है। तो कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। वही। कम्युनिकेशन को हम इग्नोर करेंगे तो फिर जब विवाद बढ़ जाएगा तो फिर डॉक्टर पेशेंट में कन्फ्लिक्ट ही तो होंगे, मारपीट ही तो होगी। लेकिन उस मारपीट के लिए भी हम डॉक्टर ही जिम्मेदार हैं। इस रियलिटी को स्वीकारना होगा, तभी जाकर हम इसे बंद कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। ओनस इज ऑन एजुकेटेड पीपल, ऑन डॉक्टर्स। लेकिन क्या होता है, हम बस जिम्मेदारी जो है दूसरों पे देना चाहते हैं कि दूसरा गलती कर रहा है। वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, वो बात ठीक है, ताली दो हाथ से बजती है। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन हम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, है ना? अगर थोड़ा हम कम्युनिकेट थोड़ा प्रॉपर करें, थोड़ा पेशेंट थोड़ा अगर नहीं समझ रहा है, थोड़ा हम उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो जाएंगे अगर डॉक्टर कम्युनिकेट करने का प्रयास करें तो। कम्युनिकेशन जो है वो हम एमबीबीएस में तो हमें पीएसएम में एसपीएम बोलते हैं कुछ जगहों पे, सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसमें टॉपिक है लेकिन काफ़ी कम उस पर फोकस होता है, काफ़ी कम पढ़ाया जाता है। पीएसएम को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं। मेडिसिन और सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना? ये प्रॉब्लम है। सब बस पास कर लो बहुत है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, खासतौर से डॉक्टर्स और पब्लिक दोनों से। वो है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इवन हमारी नॉलेज में भी आ चुका है कि जुडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, एंटीबायोटिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम फर्स्ट रेमेडी एंटीबायोटिक्स को देख लेते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फीवर दे लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर रंजन। हाँ। यूएस यूएस में, मेरी आवाज आ रही है? आगे आगे आगे। यूएस में तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हैं, और यूएस के डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम इसको आराम से कह पा रहे हैं। हम्म। बाकी जगह भी ये बहुत पीछे नहीं है। मतलब मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेडिकल एरर्स, ये काफी कॉमन है। लेकिन उस पर मरहम पट्टी हो जाती है। वो चूंकि डॉक्टर का मिस्टेक वो सामने विजिबल, बस जो कोर है वो उनको पता चलता है, नहीं तो ऊपर से पता नहीं चलता, फिर हम ना कुछ कुछ उसको दूसरे नाम दे देते हैं। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स तो काफी है। बहुत ज्यादा। बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स जिनके एविडेंस बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्जन हैं इयान हैरिस, तो उन्होंने सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो इस नाम से एक बुक लिखी कि सर्जिकल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो बस चल रही है एक विश्वास की वजह से। उसके एविडेंस कितने हैं इसके ये सोच विचार नहीं होता है। और मजेदार बात है कि इयान हैरिस हिमसेल्फ इज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, ए वही प्रैक्टिसिंग सर्जन। वही बेस्ट बोल सकता है ना, वही बेस्ट बोल सकता है। हाँ, बस वो है कि वो इथिकल कमेटी के भी मेंबर है, ना सिर्फ प्रॉपर इथिकल कमेटी में, मतलब अपने लाइफ में, मतलब जो सर्जन सर्जरी के फील्ड के क्या मिस्टेक्स हैं उसको बाहर लाने के लिए किताब लिख रहा है, तो वो पर्सन तो इथिकल इम्प्रूवमेंट चाहता है मेडिकल हम्म। फील्ड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, सर्जन को ये बुक देखनी चाहिए। बाकी डॉक्टर भी देख सकते हैं। और इसमें क्रक्स ये है कि नियर अबाउट 50% सर्जरीज आर आउटडेटेड, have poor evidence or no evidence, but they are still in practices.
ब्लड ब्लेटिंग अब ओटी में होती है। आउटडेट हो चुकी है, पर फिर भी हम मानते हैं कि उससे हम ठीक हो जाएंगे, जिसके बारे में आपने बात की थी। हाँ, वो चूंकि थोड़ा पुराना फिगर है, पुराना डेटा है, इसलिए मैं उसको नहीं ला रहा था। हम्म। जॉर्ज वॉशिंगटन, देखिएगा आप लोग, जॉर्ज वॉशिंगटन जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर हैं, उनकी डेथ कैसे हुई है। उनको एक थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, और उस ये थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन फिर भी एक मतलब हिस्ट्री के एक प्रोमिनेंट फिगर की स्टोरी है, कि पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। तो उस समय ऐसा मानते थे। अभी भी कुछ यूनानी डॉक्टर हिजामा के नाम से इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं, ब्लड लेटिंग। हाँ, लेकिन चूंकि अब थोड़ा सा बात क्लियर कट हुई है, तो थोड़ा अब वो थोड़ा सोबर हो गया है ब्लड लेटिंग का प्रैक्टिस, थोड़ा डिसिप्लिन आया है उसमें, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन कोर्ट के सोर थ्रोट या निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए ब्लड लेटिंग का प्रैक्टिस हुआ था। और कहने वाले कहते हैं उनकी जो डेथ हुई है, वो एक्सेस ब्लड के लॉस के वजह से हुई है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा पुराना है डेटा, तो इसलिए उतना ज़्यादा मतलब ब्लड लेटिंग अब तो उतना कॉमन नहीं है। लेकिन हम इस बात से इसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन के समय जो प्रेसिडेंट है ना, तो उनको देखने के लिए तो जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो आ रहे हैं। तो बेस्ट डॉक्टर से भी मिस्टेक हो सकता है, यह बात हम नहीं समझ पाते, है ना। हमको लगता है कि अभी के जो एजुकेटेड डॉक्टर हैं जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, है ना। ब्लाइंड स्पॉट वही है कि हम वो दिखता नहीं है, उस व्यक्ति को नहीं दिखता है। इसीलिए डाइवर्स ओपिनियन ऑलवेज वेलकम। हमें ओपन होना चाहिए, अगर कहीं पर किसी भी कोई दूसरा ओपिनियन आ रहा है तो उसको सुनने के लिए पैनल डिस्कशन होना चाहिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उनकी भी थोड़ी हमें सुनना चाहिए। जो ही नहीं है कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो कह रहा हो वही हमेशा सही हो। डाइवर्स ओपिनियन सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपना क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसको आउटरेजियसली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अब ये एक ऑब्जर्वेशन है, जो ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वैक्सीन के रिगार्डिंग, प्रो वैक्सीन एंड एंटी वैक्सीन। दोनों ही लॉबी में कई सारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर जो मेन स्ट्रीम मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये लगता है कि जो वैक्सीन के अगेंस्ट बोले वो टोटली आउटरेजियस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी ओपिनियन को, उनके वॉइस को भी प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए कि क्यों उनका ऑब्जेक्शन है। हो सकता है उनकी बात सही हो, उनकी कुछ बात सही हो। अगर हम जब सुनेंगे ना, जो एंटी वैक्सीन वाले हैं, उनकी जब बात हम प्रॉपर सुनेंगे, तो शायद उसमें से कुछ बात हमें सही भी मिल सकती है। इस ये लेकिन यहाँ पर उनकी बातों को ये चुप करा देना कि टोटली अनसाइंटिफिक है, दिस इज नॉट, दैट इज नॉट फेयर। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट, हम पहले कई कई मिस्टेक करते रहे हैं, और अभी भी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, स्ट्रेस के रिगार्डिंग कर रहे हैं। इसलिए मतलब मैं कोई एंटी वैक्सीन नहीं हूँ, लेकिन बस मैं इस बात के फेवर में हूँ कि हमें उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। हम उनको टोटली अनसाइंटिफिक करके उनको चुप नहीं कराते। सर जो क्या बातें, आपका कंसर्न है? हाँ, जो बातें सामने आ चुकी हैं कम से कम उसके ऊपर तो प्रैक्टिस करनी शुरू करें। एक्सरसाइज इज मेडिसिन, हाँ, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, यस। ना? कितने लोग मानते हैं, ना? आपका सेरोटोनिन अप करती है, आपका एंडोर्फिन ये अप करती है, आपका डोपामिन ये अप करती है, आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शन ये अप करती है, आपकी लिम्फ फ्लो को ये अपग्रेड करती है।
आपको मेंटली स्ट्रांग ये बनाती है ना, एक्सरसाइज मेडिसिन। लेकिन कितने कितने डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? वो ये आते तो ये प्रूवन है ना। ये भी है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के मतलब इसको अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे ले जाकर देखूं तो हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट्स का हर एक दिन मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और एक्यूपंक्चर में हम हिप जॉइंट पे जैसे फोकस करते हैं। जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट पे जितने डिग्री का मूवमेंट हो सकता है, अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, तो उतने डिग्री का फुल मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम जो सिर्फ सोना उठना बैठना चलना है तो वो मूवमेंट नहीं होगा। अगर हम किसी जॉइंट्स पे जो पूरा मूवमेंट का जो रेंज है, अगर हम वो मूवमेंट टोटली रेंज में नहीं कर रहे हैं तो फिर रिस्ट्रिक्शन तो आएंगी, है ना। फिर तो वो दिक्कत मतलब अ, अगर किसी ट्रैक पे अगर नहीं चला जाए तो वहां तो घास पतवार आ जाएंगे, जंग लग जाएगा, है ना। तो हमारी बॉडी के हर एक जॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए। तो थोड़ा एक्सरसाइज हो, कौन सा एक्सरसाइज हो, कॉन्शियस मूवमेंट हो। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन। तो एक्सरसाइज करने वाले रिलेटिवली ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना। जो इंसान खुश नहीं दिखे, है ना, पार्क में लाफिंग बहुत लोग करते हैं, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज करें, है ना। जो भी एक्सरसाइज का मॉड्यूल आपको एक्सेप्टेड है, वॉकिंग है या योगा है या जॉगिंग है या किसी ट्रेनर के अंदर जाकर जिम में करना है ना, तो कोई भी मूवमेंट करें, करें जरूर, है ना। जब करेंगे तो फिर धीरे धीरे बात डिस्कशन चलेगी कि हाँ जो कर रहे हैं ये क्या पूरी तरह से प्रॉपर है या और इम्प्रूव करना है क्वालिटी, है ना। जब हम कर ही नहीं रहे हैं और तो बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी हम इंट्रोड्यूस करें, वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मूवमेंट इज नीडेड, मूवमेंट ऑफ ऑल जॉइंट इज नीडेड। और लाइफ स्टाइल मेडिसिन कहता है 10,000 स्टेप्स, है ना। नीड अबाउट 30 मिनट्स to 40 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, मॉडरेट वॉकिंग। तो ये हम हमें करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं एक और बताना चाहूंगा जो एस्टेब्लिश्ड है, एक्सेप्टेड नहीं है। 90% सेरोटोनिन आपका गट में बनता है, और जब डिप्रेशन आता है तो हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं गट ब्रेन एक्सिस, ना। इसको अब रिसेंट स्टडी आ रही है आपके सेक्स हार्मोन्स तक का रोल है गट हेल्थ में। हम मतलब ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि माइल्ड डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आर नॉट द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो फूड पे काम है, न्यूट्रिशन पे काम है, लाइफ है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर बेटर देन एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स, एटलीस्ट इन टर्म ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड टू मॉडरेट सर, हाँ, इवन। तो डिप्रेशन के कोई पेशेंट हो तो वो गट ब्रेन एक्सिस को समझने की कोशिश करे कि हमारा फूड कैसे हमारे ब्रेन को, हमारे मूड को, हमारे हैप्पीनेस को प्रभावित करता है ना। तो यह भी एक कॉमन ब्लाइंड स्पॉट है बाय साइकेट्रिस्ट, बाय मेनी डॉक्टर्स ना। फूड इज इंपॉर्टेंट, योर फूड डिसाइड योर मूड, वाह, वाह। डोंट फॉरगेट दिस कंसेप्ट, है ना। ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। अच्छा, हाँ, नहीं, फैक्ट है, लेकिन मैंने सुना पहले। मैं हम बोलते भी हैं जैसा हम वैसा मन, लेकिन ये आई। योर फूड क्रिएट्स योर मूड, है ना। तो चूज होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, अनप्रोसेस्ड शाकाहारी डाइट, है ना। जितना आप फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, वैसे सीरियल्स मिलेट्स लेंगे जिसमें फाइबर है ना, तो दो सीरियल्स आर बेटर। तो चलिए, हमने कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करी है, होपफुली
हमारे लिसनर्स ज़्यादा अलर्ट होंगे, है ना। सिर्फ जो बड़े डॉक्टर क्या कह देते हैं सिर्फ उसकी उन बातों में नहीं जाएंगे। थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा पढ़ें न्यूट्रिशन के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, है ना। हम चलते हैं अब डी स्ट्रेस करने के लिए अपने आप को मेडिटेशन के प्रैक्टिस में। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम डी स्ट्रेस भी कर सकते हैं अपने आप को, अपने मूड को भी एलिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे भीतर जो एनर्जी सेंटर्स हैं, अब ये एनर्जी सेंटर्स जो है ये बहुत मतलब मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारे भीतर 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड है। तो थ्रू मेडिटेशन वी कैन वर्क ऑन आवर चक्रास, आवर एनर्जी सेंटर्स, है ना। हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी को रेज कर सकते हैं। तो यह पॉइंट भी है। हाँ, तो जब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें मेडिटेशन में बैठना है तो मेडिटे वहाँ पे फिर ड्यूरेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। हमारी एज जितनी है हमें उतने मिनट मेडिटेशन में बैठना चाहिए, तब हमारे एनर्जी सेंटर्स पे रिजनेबली वर्क होता है ना। हाँ, अगर हमें सिर्फ अपने स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए है तब तो फिर आप 20 मिनट भी बैठते हैं तो आप डी स्ट्रेस हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब हमें एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी को बढ़ाना हो तो थोड़ा ड्यूरेशन को थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ता है ना। जितनी एज उतने मिनट हमें आइडियली हम बैठेंगे तो हमारे डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स के प्रॉपर नाम भी हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, है ना, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, क्राउन। So these centers gets balanced, gets activated by regular practice of meditation.